हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 61, जिसका टाइटल है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी। इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 1 to 60 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी, जो कि लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की। उसके चैप्टर नंबर 1 to 16 से हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन चैप्टर्स के अंदर आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, प्लस आपको इसी वीडियो यूट्यूब चैनल्स के जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगे। इसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है उस पे बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि होने वाला है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरियस स्टेचुटरीज बॉडीज़ को देख रहे हैं। जिस सीरीज़ के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पोर्शन पे हम लोग वेरियस स्टेचुटरी बॉडी, जिसके पहले हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात की थी, इन्हीं स्टेचुटरी बॉडीज़ में ये भी एक स्टेचुटरीज बॉडी है जिसका टाइटल है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़। नाम से पता पड़ रहा है भाई, नेशनल लेवल का एक कमीशन होगा जो कि सेटअप किया गया होगा टू सेफगार्ड द राइट्स एंड द प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज़। यस, तो कुछ ऐसा ही हमें ये देखने को मिलता है। इसका लोगो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर वेरियस अलग अलग जो माइनॉरिटीज़, रिलीजन्स, कम्युनिटीज़ हैं उनके आपको सिंबल मिल जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, भाई किस तरीके से इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1978 के अंदर नेशनल गवर्नमेंट जो है एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लेके आती है और एक माइनॉरिटी कमीशन एस्टेब्लाइज करती है। यानी कि पहले जो माइनॉरिटी कमीशन था वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे एस्टेब्लाइज किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया, तो सीधी सी बात है, जितने भी इंटरेस्ट हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के उनको प्रॉपरली क्या किया जा सके, टेक केयर किया जा सके, इसीलिए। और कुछ और रीज़न थे ये माइनॉरिटी कमीशन एस्टेब्लाइज करने के, कि भाई ऐसा माना जाता था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड तो दिए, बड़े इनफ नहीं हैं। क्या, किसके लिए, तो माइनॉरिटी के अंदर जो भी है हम बोल सकते हैं सेफगार्ड्स, उससे डील करने के लिए कुछ इस तरीके की फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे इन माइनॉरिटीज़ के अंडर, जिसके लिए इनके जितने भी ट्रेडिशंस है उनको प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रेशंस। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटैच द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज़। और इसी के चलते क्या किया गया, एक इफेक्टिव होने लगा कि भाई एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो क्या करें, इन माइनॉरिटी के सेफगार्ड की बात करें, उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की बात करें, और अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। इन सब के चलते ये माइनॉरिटी कमीशन 1978 में एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके की कि भाई ये जो कमीशन है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमीशन था, तो क्यों ना इसको क्या किया जाए, स्टेचुटरी स्टेटस दिया जाए, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को और भी कॉन्फिडेंस आए, उन्हें लगे बोले नहीं यार, एक तो ये स्टेचुटरी बॉडी इफेक्टिवली काम करेगा, इसकी वर्किंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी। इन सभी के चलते क्या किया गया, स्टेट लेवल पे भी, यूनियन टेरिटरी लेवल पे और नेशनल लेवल पे तो है ही, ये जो माइनॉरिटी कमीशन का क्या था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू इसको पास किया गया था। इसको फाइनली क्या किया गया, स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर 1992 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसको बोला गया नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी एक्ट। ठीक है, और इसी एक्ट के चलते क्या किया गया, ये माइनॉरिटी कमीशन का नाम चेंज कर नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ रख दिया गया। और 1992 के एक्ट के तहत एक साल बाद यानी 1993 के अंदर ये नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी सेटअप किया गया था। ठीक है, तो अब इसको दे दिया गया है 1992 के एक्ट के थ्रू स्टेचुटरी स्टेटस, यानी कि अब इसको लॉ के थ्रू बनाया गया है, पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया है, तो ये और भी क्या बन जाती है, हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमस बॉडी बन जाती है। तो उसी तरीके से ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो नाम से ही पता पड़ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखने को मिलता है हमको इस बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब देखो ये एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। फर्स्टली देखिए, इस एक्ट के अंदर माइनॉरिटी जो है ना, ये टर्म को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन है माइनॉरिटी, क्या है माइनॉरिटीज़। बट ये एक्ट ऐसा बोलता है कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या करें, इन माइनॉरिटीज़ के टेक केयर के लिए, इनके डेफिनेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1993 में क्या किया, नोटिफाई किया कि भाई हमारे इंडिया के अंदर 5 अलग अलग माइनॉरिटी रिलीजन कम्युनिटीज़ हैं। इसके अंदर आ जाते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट,
पारसीज, इन लोगों को रखा गया। एंड लेटर ऑन 2014 के अंदर एक और कम्युनिटी को जोड़ा गया एंड दैट वाज जैनास। तो प्रेजेंटली हमको टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के 6 माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, जिसमें से 5 रिलीजियस कम्युनिटी एक्सेप्ट जैन, इनको इनिशियली यानी कि 1993 में नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, बट जैनिज़्म लेटेस्ट ऐड किए गए हैं 2014 में। और यही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चंस बन जाता है कि भाई जैना जो थे वो इनिशियली थे, नहीं 2014 में अलग से जैनिज़्म को माइनॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी के अंडर ऐड किया गया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये है कुछ डिटेल्स रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़। अब बात करते हैं इनके कंपोजिशन की, भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं इस नेशनल कमीशन के जो कि माइनॉरिटी के सेफगार्ड की बात करता है। तो देखिए पहली तो चीज़ क्या है कि मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी मल्टीपल मेंबर्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल मेंबर्स में एक होते हैं चेयरपर्सन, देन होते हैं वाइस चेयरपर्सन, प्लस 5 मेंबर्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इन सभी को कौन करता है, नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। और इसमें भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, एमिनेंट और एबिलिटी, जिनके पास इंटीग्रिटी होती है, ठीक है, उनको एज ए चेयरपर्सन के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जबकि 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द वाइस चेयरपर्सन, उनको वो जनरली क्या होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर से ही होते हैं, याद रखना है। तो ये जो मेंबर्स होंगे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के होंगे, यानी इन रिलीजन जो हमने अभी बात की लास्ट स्लाइड में, उन रिलीजन में से ही ये मेंबर्स आते हैं। जबकि चेयरपर्सन होते हैं वो कोई ऐसे एमिनेंस पर्सन होने चाहिए जिनके पास एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो होते हैं, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, अपॉइंट कर दिया तो इनको सैलरी भी देने पड़ेंगी, वेरियस अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे, अदर इनकी सर्विस कंडीशन भी होगी, किसकी, इन सभी की। तो वो डिसाइड कौन करता है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करती है, याद रखना। जब हम मेंबर बोलते हैं तो उसमें वाइस चेयरपर्सन भी आ जाते हैं, यानी कि सबकी बात हो रही है इन टोटल। अब देखो एक बार अपॉइंट कर दिया, सैलरी वगैरह की भी बात हो गई। अब ये कब तक अपनी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 3 साल इनका टेन्योर होता है, 3 साल तक ये अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इसके पहले अगर इनको जाना है तो ये रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, किसको, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या इनको रिमूव भी किया जा सकता है रेजिग्नेशन से पहले, इन बिटवीन, यस रिमूव भी किया जा सकता है। कौन करेगा, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ देयर टर्म। कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिनके अंदर इनको रिमूव किया जा सकता है इनकी ऑफिस से, इन 5 सभी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए, यानी कि इन्होंने दिवालिया फूंक दिया, कोई बैंक से लोन लिया, फिर उनके पास है नहीं पैसे रिटर्न करने को, इनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, जो ऐसा माना जाएगा कि ये मॉरली क्या है, सही नहीं है, तो इनको फिर रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अनसाउंड माइंड है इनका, ठीक है, इनकेपेबल है अपना रोल परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एब्सेंट रहे 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द कमीशन, 3 मीटिंग में कंसिक्वेंटली अगर एब्सेंट रहे तो भी इनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा इनने अपनी पोजीशन का एब्यूजिव यूज़ किया, यानी कि मिसयूज़ किया, ओवर यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया अपनी पोजीशन को, तो इन सभी बेसिस पे इन सभी को क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। देखिए इसके बाद जब हम बात करते हैं फंक्शन की कि भाई क्या क्या फंक्शन होते हैं इन कमीशंस के, ये लोग क्या करते हैं, टोटल 9 पॉइंट का मैंडेट दिया हुआ है इनको कि भाई ये 9 पॉइंट एटलीस्ट आपको प्ले करने हैं, किसको, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ को। पहला वही जो हम लोग पहले भी देख चुके थे हर एक टाइप के कमीशन में, ठीक है, इवेल्युएट करना प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ स्टेट में भी और यूनियंस के अंदर भी, मॉनिटर करना वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस लेजिस्लेचर्स के थ्रू प्रोवाइड किए गए उनके ऊपर वर्क करना। इसके अलावा रिकमेंडेशन देना कि भाई जो भी सेफगार्ड है उसका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सेंटर स्टेट लेवल पे। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आई है तो उसको टेक केयर करना, लुक इनटू इट करना, और डेप्रीवेशन ऑफ द राइट्स इन द सेफगार्ड की कोई कंप्लेन है तो उसको। इसके अलावा टू कोज द स्टडीज़ टू अंडरटेक द इनटू द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, तो उसके लिए स्टडीज़ भी करते हैं, कंडक्ट करना है स्टडीज़ को, रिसर्च को, एनालिसिस को। कोई भी ऐसा इशू हो जो कि सोशो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी की बात करता हो तो उसके रिगार्डिंग स्टडी कंडक्ट करवाना, रिसर्च वगैरह करना, ठीक है। सजेस्ट करना अप्रोप्रिएट मेजर जो कि माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में लिए जा सके, सेंटर स्टेट लेवल पे लिए जा सकते हैं तो सजेस्ट करना।
पीरियोडिक और स्पेसिफिकली रिपोर्ट भी सबमिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरीके से वर्किंग चल रही है कमीशन की रिगार्डिंग द सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी। और इसके अलावा लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी के रिगार्डिंग कोई और भी इनको वर्क देती है तो उसको भी क्या करना यही इनका फंक्शन देखने को मिलता है हमारा किसका, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ का। तो ये कुछ फंक्शन है जो हमें नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी के देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस कमीशन की पावर्स क्या क्या है कि भाई देखिए, जब भी ये अपनी रोल परफॉर्म करता है यानी कि इवेल्यूएट करता है, मॉनिटरिंग करता है, इंक्वायरी करता है किसी भी कंप्लेंट्स की रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज़, तो इसके पास सारी कैसी पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है। और ये सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है, किसी को सम्मन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन की अटेंडेंस होनी चाहिए जब भी इंक्वायरी चल रही हो तब, ठीक है। कोई ऐसा न्यू एविडेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डिस्कवर किया गया है तो उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी उस रिक्वायरमेंट के थ्रू उसको लिया जा सकता है इनके द्वारा। एविडेंस एफिडेविट के तौर पे क्या कर सकते हैं, ये रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एनी पब्लिक रिकॉर्ड जो हैं फ्रॉम द एनी कोर्ट और द ऑफिस मंगा सकते हैं इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा सम्मन भी इशू कर सकते हैं टू एग्जामिनेशन द विटनेस एंड द डॉक्यूमेंट्स, तो बुलाया तो उनके द्वारा जा ही सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा मैटर जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है तो उसमें भी इनकी पावर देखने को मिलती है। यानी इन शॉर्ट सिविल कोर्ट की पावर देखने को इनके अंदर मिलती है, यानी कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के टाइप में ये लोग वर्क करते हैं। जुडिशियल पावर भी है सम सॉर्ट ऑफ, और एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही, यानी कि इम्प्लीमेंट करने की पावर तो है ही माइनॉरिटी के राइट्स को। ऑलराइट, इसके अलावा इनके रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि भाई ये किस तरीके से अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। देखिए, एनुअल रिपोर्ट ये अपनी सबमिट करते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे ये करती है, तो भाई लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। कि भाई ये मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि भाई ये जो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी है, इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसके ऊपर क्या वर्क किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो चीज़ें सारी इसके अंदर होती है। रिकमेंडेशन अगर एक्सेप्ट नहीं की नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो क्यों नहीं की, क्या रीज़न था, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या की जाती है, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को लगता है कि भाई कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या करती है, एक कॉपी अपनी रिपोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट को भी सबमिट करती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है तो काउंसिल में भी प्रेजेंट करती है अलॉन्ग विद दिस मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर बताया जाता है कि भाई कमीशन ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन दी थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, वो रीज़न के साथ इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सबमिट किया जाता है और उस रीज़न वाले डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके की कुछ रिपोर्ट जो हमने नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन के अंदर भी देखी, चाइल्ड राइट के अंदर भी देखी, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं तीनों के अंदर। अगर एक को आप आसानी से समझ लेंगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ सारे कमीशन आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये है कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जो कि थी नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की कि इसका लोगो क्या है, चैप्टर नंबर 61 किस तरीके से इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, पहला एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे 1978 में, देन 1992 में इसको किस तरीके से स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया। और याद रखना है माइनॉरिटी टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या इस स्टेचुटरी लॉज के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 टाइप की माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डिक्लेयर किया है, तो वो 6 की 6 हमें पता होनी चाहिए। 5 इनिशियली थी, 2014 में जैनिज़्म यानी कि जैन जो हैं उस रिलीजन को भी ऐड करके टोटल 6 बना दी गई थी। कंपोजिशन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे इनको रिमूव किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, देन फंक्शन, पावर एंड देन किस तरीके से ये अपनी रिपोर्ट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी इस लेक्चर में। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ। और फर्स्ट टाइम अगर विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और इससे पहले के चैप्टर में भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।